माधव एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उस दिन वो खेत में बैठा था। कभी हल चलाता, कभी थक कर जमीन पर बैठ जाता। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बहुत निराश है। उसी समय गांव का एक आदमी वहां से गुजरा। अरे भैया माधव, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भैया, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। अब क्या करोगे? इस वक्त तो यही सब चल रहा है। अगर हमारे गांव में जमींदार जी ना होते तो हम भूखे ही मर जाते। सो तो है भैया, ब्याज भी कम लेते हैं और मदद भी अच्छी खासी कर देते हैं। हाँ भैया, पेट की आग कभी कभी इंसान को तोड़ देती है। हिम्मत मत हारो माधव, भगवान देर करता है अंधेर नहीं। शायद कोई रास्ता निकल आए। जमींदार जी से बात कर लेना। हाँ भैया, अब उसी आस में घर लौट रहा हूँ। चलो तुम भी अपना काम करो, अब मैं भी चलता हूँ। देखता हूँ अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ इंतजाम कर पाता हूँ कि नहीं। जमींदार अपने घर के सामने खड़े थे। गांव भर में उन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार माना जाता था। तभी एक बूढ़े आदमी घनश्याम काका लड़खड़ाते कदमों से वहां आए। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली हो। जमींदार जी, अब तो बस आप ही सहारा हैं। मेरी बेटी की शादी है। अगर धन नहीं मिला तो मेरी सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वे हाथ जोड़कर रोने लगे। अरे काका, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान आपको सलामत रखे। जमींदार जी, आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। जमींदार ने अंदर से धन मंगवाया और उनके हाथ में रख दिया। ले जाओ काका, ले जाओ। अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। घनश्याम काका बार बार धन्यवाद देते हुए वहां से चले गए। उसी समय वहां माधव आता दिखाई दिया। जमींदार की नजर उस पर पड़ी तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे आओ माधव, आओ। कैसे हो? अरे भाई, तुम्हारे तो दर्शन नहीं होते आजकल। माधव जमींदार के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में छुपा हुआ दुख। ऐसी बात क्यों करते हो भोला? मेरे रहते हुए भला तुम लोगों को कोई तंगी हो सकती है क्या? मालिक आप हैं तभी तो हम लोग हैं। आप ना होते तो हम तो कब के ही भूखे मर गए होते। वो थोड़ा रुकता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। इसलिए आज फिर आपके पास आया हूं। घर चलाने के लिए थोड़ा धन चाहिए, लेकिन पिछला बकाया मैं चुका नहीं पाया। मेरी आधी जमीन रख लीजिए मालिक, ये आपके पास रहेंगे। अरे नहीं माधव, तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। तुम अपनी जमीन अपने पास रखो, जब हो जाए तब दे देना। लेकिन माधव हाथ जोड़ देता है। मालिक, अब मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। जमींदार कुछ पल चुप रहते हैं। वे जानते थे कि माधव के पास धन कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा और वह कर्ज भी शायद कभी चुका ना सके। आखिरकार भारी मन से जमींदार उसकी आधी जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं। माधव अपने खेत में दोनों बैलों से जुताई कर रहा था। हल जमीन में चलते चलते अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या है? वो झुककर देखने लगा और मिट्टी हटाई। जमीन के नीचे से एक पुरानी सी किताब निकली। ये कैसी किताब है भला जो मेरे हल के नीचे आ गई? किताब को ध्यान से देखते ही वो चौंक गया। अरे इसके ऊपर तो काली पहाड़ी के ऊपर वाली गुफा का नक्शा बना है। ये क्या हो सकता है?
वो कुछ पल सोचता रहा, फिर सिर हिला दिया। खैर छोड़ो, ये सब पढ़े लिखों का काम है। मैं इसे जमींदार जी के यहाँ लेकर जाता हूँ, उनसे ही पूछ लूंगा। माधव किताब लेकर जमींदार के पास पहुंचता है। मालिक जरा देखिए, खेत में जुताई करते समय मुझे यह मिला। जमींदार किताब देखते ही चौंक जाते हैं, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देते। अंदर ही अंदर सब समझ जाते हैं। अरे माधव, यह तो बस कागज की रद्दी है, इसका कोई मतलब नहीं। ओ, मुझे लगा कि खेत में दबा था तो शायद कुछ काम का हो। अरे नहीं, तुम बेकार की चिंता करते हो। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। माधव किताब वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही जमींदार का चेहरा बदल जाता है। आंखों में चमक आ जाती है और होठों पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। मूर्ख कहीं का, खजाने का नक्शा समझकर भी कुछ ना समझ पाया। काली पहाड़ी की गुफा, सालों से जिसकी सिर्फ कहानियां सुनी थी, अब सारा खजाना मेरा होगा और माधव वो अपनी गरीबी में ही सड़ता रहेगा। वो अंदर जाकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। क्या बात है जी, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? माधव ने आज ऐसी मूर्खता की है कि हमारा भाग्य ही खुल गया। कैसी मूर्खता? खजाने का नक्शा दे गया। काली पहाड़ी की गुफा में ढेर सारा धन छुपा है और उसे कुछ पता ही नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हो? कल सुबह अकेले जाऊंगा, खजाना भी मेरा होगा और किसी को खबर तक नहीं लगेगी। अगली सुबह जमींदार काली पहाड़ी की ओर जाने की तैयारी करके घर से निकल पड़ता है। अब मैं पहले से भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। इतना धन होगा कि सब मेरे आगे झुकेंगे। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। कौन जाने, किस्मत ने साथ दिया तो राजा भी बन सकता हूं। धन के आगे तो सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसी समय सामने से माधव आता दिखाई देता है। अरे मालिक, कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा काम था, पास के गांव जा रहा हूं। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैं रोज की तरह अपने खेत में जाऊंगा, फिर जो काम है दूसरे गांव में वो सारे काम करके आऊंगा। जमींदार हल्का सा सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। कुछ देर बाद वो काली पहाड़ी के पायतय पास पहुंच गया। हाँ, लगता है यही जगह है। वो गुफा के मुंह पर रुका। अब अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन खजाने के लिए डर कैसा? वो गुफा के भीतर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। गुफा के भीतर अजीब सी चमक थी। दीवारें डरावनी लग रही थीं। अब तो अंदर जाना ही होगा। आज मेरी किस्मत चमक जाएगी। तभी दीवार के पास उसे एक छोटा सा 1 पैसे का सिक्का दिखाई दिया। वह उसे उठाकर हथेली में रख लेता है। धत तेरी की, इसी के लिए मैं इतनी दूर मेहनत करके आया था। इससे ज्यादा धन तो मेरे पास पड़ा है। इस 1 पैसे से मेरा क्या होगा? गुस्से में वो सिक्का जमीन पर फेंक देता है। ऐसे धन से अच्छा तो मैं अपने घर पर ही रह जाता। अचानक गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल जाती है। वो रोशनी सीधे जमींदार के शरीर पर पड़ती है।
जमींदार चीख भी नहीं